कर लिया, जिसने लिबरेशन के नाम पर आसपास के अनेक देशों के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, वहां गुलाम बनाया लोगों को। आज भी चीन की पूरी जनता इस लाल सेना, इस पीएलए की गुलाम जैसी है। कारण यह है कि चीन में किसी विषय पर कोई सुनवाई नहीं होती। यह है कारण कि वहां पर समाचार पत्र स्वतंत्रता नहीं है। समाचार क्या छप सकता है, क्या नहीं छप सकता है, ये सरकार निर्णय करती है और उसी आधार पर समाचार पत्रों पर काम होता है। सरकारी न्यूज एजेंसी ही वहां ऑथेंटिक है, वही के माध्यम से काम चलता है। तो चीन की ये जो परंपरा है माओवाद की, जिसमें उन्होंने बंदूक की नली से सरकार बनाई थी, वही बंदूक की नली से सरकार बनाने की प्रक्रिया आज ये छत्तीसगढ़ में, बस्तर में करते हैं। देश के अन्य प्रांतों में भी कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से इन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। इनकी पूरी मंशा ये थी कि हम बंदूक की नली से सरकार बनाए। आपको आज 4 जून के दिन मैं विशेष रूप से इसलिए कहना चाहता हूं कि 4 जून का जो आज का दिन है, 1989 में चीन के ही बीजिंग शहर में तियानमेन स्क्वायर में 1-1.5 महीने से आंदोलनरत थे सारे चीन के लोग, चीन के युवा, ये कहकर कि देश हमारा चीन है, परंतु जो प्रक्रिया है, जो तंत्र है यहाँ पर प्रशासन को चलाने का, शासन को चलाने का, वो अलग होना चाहिए। और उस तंत्र में हमको ये माओवादी तंत्र नहीं चाहिए, ये कम्युनिज्म वाला तंत्र नहीं चाहिए, हमको लोकतंत्र चाहिए। चुनाव होने चाहिए, लोगों के बीच से जनप्रतिनिधि चुनकर जाएं और वो सरकार चलाएं। जब जनता को पसंद ना आए तो वो जनप्रतिनिधि वापस ले लिए जाएं। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने की बात हुई थी, वो चाहते थे। 3 जून के पहले उन्होंने तियानमेन चौक पर एक माओ से तुंग की बड़ी तस्वीर लगी थी, उसके ठीक सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये स्वतंत्रता की देवी की एक मूर्ति लगाई थी। 3 जून को उस मूर्ति को भी तोप और टैंक से उड़ाया गया और अपने ही देश के जनता को, अपने ही देश के युवाओं को चीन की सरकार ने, उस माओवादी सरकार ने तोप और टैंक से उड़ा दिया। हजारों मारे गए, हजारों मारे गए। ये आज का दिन ही है, 4 जून 1989 में। और मैं आपको इस विशेष रूप से इसलिए बताना चाहता हूं कि कल 3 जून को भी जब ये वहां पर घटना शुरू हुई थी तो हम लोग ने जगदलपुर में जाकर के इस पर एक बड़ा आयोजन किया था। युवाओं के बीच में विशेष रूप से इस विषय को रखा था कि ये 1989 में क्या हुआ था, क्या हम ऐसी सरकार चाहते हैं, क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें अगर कोई छात्र आंदोलन होता है और किसी विषय को लेकर होता है, सही गलत जो भी मांग हो उसको लेकर के होता है, तो उनको तोप और टैंक से उड़ा दिया जाए? क्या ऐसे हल होता है? क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी बसाहट में, किसी गांव में अगर सड़क बनवानी है तो उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सड़क बनाई जाए, क्योंकि कोई चुनाव होना नहीं है। चुनाव नहीं होना है तो किसी को किसी से वोट मांगना नहीं है, वोट नहीं मांगना है तो कोई चिंता है नहीं किसी की, और इसलिए वो जो सड़क बननी है वो सड़क बन जाए, उसमें कहीं कोई बातचीत ना हो। ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी तरीके से आप ये चाहते हैं कि कहीं पर आपको इंडस्ट्री डालनी है, कोई सुनवाई का अवसर ही ना हो। आज हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि हैं। एक ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत अगर कोई इंडस्ट्री आना होता है तो ग्राम सभा उसको अनुमोदित करती है, तभी वो इंडस्ट्री आ सकती है। अगर ग्राम सभा मिल करके उसको अनुमोदन ना करे तो वो इंडस्ट्री नहीं आएगी उस ग्राम सभा के प्रेमाइसेस में। ये हमारे कानून है और इसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि इन सारे ही विषयों को लेकर के हमको व्यवस्था के अंतर को समझना होगा। चीन आज चमक दिखाता है अपना, चीन आज इतनी बड़ी व्यवस्थाएं अपनी दिखाता है। भाई ये चमक और व्यवस्था एक अलग बात है, लेकिन मूल विषय ये है कि स्वतंत्रता आपके यहाँ कितनी है, लोगों के बीच में सुनवाई लोगों के बीच की कितनी है, कितनी ग्राम पंचायतों को सुना जाता है, कितने जनप्रतिनिधियों को सुना जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है। हम तो वो लोग हैं जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं। स्वतंत्रता पहले होनी चाहिए, प्रगति तो आ ही जाएगा, प्रगति से कोई बात नहीं है, वो हम सब मिलकर के कर लेंगे। लेकिन चीन की जो व्यवस्था है वो आज ऐसी है। अब यही लोग जो चीन में बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, वही लोग बस्तर में भी बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं। ये माओवादी, बस्तर के माओवादी 1989 में जिस तरीके से वहां खूनी होली हुई थी, वैसे ही अनवरत खूनी होली यहां की जाती है। यहां पर भी मूल विचारधारा से
जुड़े हुए, ये माओवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग क्या सोचते हैं? डराकर, धमकाकर, सेना बनाकर, बंदूक चलाकर और लोगों को अपने कब्जे में रखा जाए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लगभग 200 से अधिक स्कूल बम ब्लास्ट करके उड़ा दिए बस्तर में। इन्होंने कितने पुल, पुलिया, सड़क उड़ा दिए, मोबाइल के टावर उड़ा दिए, इन्होंने कितने अस्पताल उड़ा दिए बम लगा करके। क्या हुआ? वो पूरा क्षेत्र विकास से वंचित हो गया पिछले 40-50 वर्षों से। और इस पूरे क्षेत्र को किस तरीके से कब्जा करके वो बैठे रहे कि लोग अंदर ही नहीं जा पाए, कोई काम अंदर शुरू ही नहीं हो पाया। स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्था, ये कुछ भी खड़ी नहीं हो पाई वहां पर। और ये व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हो पाई, इसलिए वो क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाया। आज जो कवायद चल रही है, आज जो कोशिश चल रही है, माननीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक हमको सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त करना है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने जिस तरीके से आगे बढ़कर इस विषय को हम सब के का मार्गदर्शन किया है और हम लोग भी मेहनत करके, कोशिश करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि ये इसीलिए कर रहे हैं कि बस्तर का 30 साल का लड़का भी आज आपको मिलता है तो वो टीवी नहीं देखा होता। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र का 30 साल का लड़का भी मिलता है तो टीवी नहीं देखा होता। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। बस्तर के लोगों को आगे बढ़ने की पूरी सुविधाएं होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, वहां तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक। इन माओवादियों ने बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईडी बिछा रखा है और इस आईडी को दूर करना, गांव तक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना, इसीलिए ये सारी कवायद की जा रही है। हम आज इसीलिए बैठे हैं कि हम याद करें कि माओवाद कहां का है, कहां से शुरू हुआ था, क्या क्या हुआ इसमें, किस तरीके से चीन तिब्बत को खत्म किया गया था, किस तरीके से तिब्बत में दसों हजार बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया था, किस तरीके से तिब्बत में बौद्ध मठों को तोप और टैंक से उड़ाया गया था, किस तरीके से बीजिंग में ही थियानमन स्क्वायर में अपने ही देश के नौजवानों को तोप और टैंक से उड़ा दिया गया था। और वही माओवाद चल करके यहाँ आया है और यहाँ पर जो कुछ हम देख रहे हैं वो स्थिति है। हमको समझना होगा, भ्रम फैला कर रखते हैं इस विषय को लेकर के कि जब माओवादी हैं तो जंगल बचा हुआ है, ऐसे कुछ लोग बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1970 के पहले जब माओवादी नहीं थे तो क्या बस्तर में जंगल नहीं था? पूछना चाहता हूं। मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर दक्षिण भारत में, केरल में अच्छा घना जंगल है तो क्या वहां माओवादी है इसलिए जंगल है? हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जंगल है तो क्या माओवादी है इसलिए है? हमारे यहाँ असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में जंगल है तो क्या माओवादी है इसलिए है? मैं आपसे कहना चाहता हूं अमेजन में अगर जंगल है तो क्या माओवादियों के कारण है? मैं अफ्रीका में जंगल है, साइबेरिया में जंगल है, अनेक ऐसे दुनिया के देशों को, क्षेत्रों को आप ले लें जहां जंगल है तो क्या माओवादियों के कारण? ये कैसी मूर्खता की बात है, ये किस तरह की बातें? और दूसरा, कुछ और भी लोग कहते हैं कि ये इसको मुक्त कराने के बाद ये किसी को देना चाहते हैं। अरे मेरे भैया, आप क्या इस लाइन को कह करके किसी भी तरीके से माओवादियों का समर्थन करना चाहते हैं? किसी भी तरीके से माओवादियों का समर्थन करना, लोगों के बीच में भ्रम फैलाना चाहते हैं? आज भी बस्तर में माइनिंग के काम होते हैं, आज भी बस्तर में इंडस्ट्रीज हैं। कोई ऐसे नहीं होने वाला है कि बस्तर से माओवाद समाप्त हुआ कि धड़ से कुछ हो जाएगा। बस्तर की उन्नति, बस्तर का डेवलपमेंट बस्तर के मॉडल पर ही होगा। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि भविष्य की बहुत सारी योजनाएं विष्णुदेव जी की सरकार की हैं। ये जो जितने भी कैंप हैं, उन कैंपों को भी, कुछ कैंप थाने बन जाएंगे, कुछ कैंपों, अधिकतम कैंप जो हमारे होंगे वो लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्र बनेंगे। इस योजना पर भी सरकार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। अभी बहुत अच्छे रेगुलेशन पॉलिसी के साथ सरकार काम कर रही है। रेगुलेशन, हमारे कैंप्स बन गए हैं और इन सारे ही कामों के साथ जो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी बनी है वो पुनर्वास करने वाले, मुख्य धारा में आने वाले नक्सलियों के लिए भी है और नक्सल पीड़ितों के लिए भी उतनी ही अच्छी पॉलिसी है। जो शहीद परिवार हैं उनके लिए भी हम लोग योजना और काम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक और विषय जो आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में और देश के दूसरे क्षेत्रों में भी, हैदराबाद आदि क्षेत्रों में कुछ लोग हैं जो माओवाद पर, अभी इस पूरे ही अभियान पर, पूरे विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी भी बस्तर की पीड़ा में खड़े नहीं हुए। बस्तर में माओवादियों ने बस्तर के आदिवासियों को मारा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एर्नाबोर की घटना आपको ध्यान होगा, वहां पर क्या हुआ था? आदिवासियों का, बस्तर के आदिवासियों का घर उन्होंने जला दिया, आदिवासियों को मार डाला। चिंगावरम में क्या हुआ था?
जो बस यात्री बस जा रही थी, उस यात्री बस को उन्होंने आईडी से ब्लास्ट करके उड़ा दिया और बस्तर के मूल आदिवासी मारे गए। इसमें रानी बोदली कह ले, आप एर्राबोर कह ले, चिंगावरम कह ले, ताड़मेटला कह ले, या दरभागुड़ा कह ले, या मणिकोंटा कह ले, इन सारी ही घटनाओं के बाद झीरम कह ले जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त हुआ था, इन सारी ही घटनाओं में हुआ क्या है, और स्थानीय आदिवासियों को इन्होंने मारा है। अब शांति की बात करने वाले अब इस तरह से शांति की बात नहीं कर सकते। सरकार तैयार है, सरकार माओवादियों से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बीच में कोई और इस तरह के लोग जो अचानक कहीं एक बैठक करते हैं और उसके बाद सरकारों को डायरेक्शन देते हैं कि केंद्र की सरकार ऐसा करे, तेलंगाना की सरकार ऐसा करे, आंध्र की सरकार ऐसा करे, छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसा करे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, उनसे कोई चर्चा नहीं हो सकती है। आज का दिन विशेष हम सबके लिए इसलिए है क्योंकि आज का दिन माओवाद क्या है इसको समझने का दिन है। माओवाद क्या है, किस तरीके से चीन के बीजिंग शहर के थियानमेन स्क्वायर पर मैसिव मैसेकर हुआ था, अपने ही देश के हजारों युवाओं को वहां पर माओवादी सरकार ने मार दिया था, इसको समझने का विषय है। मैं इन सारी बातों के साथ आज आपके किसी प्रश्न किसी विषय की प्रतीक्षा पर हूं। धन्यवाद। कैंप के संदर्भ में मैंने बताया है भी। होता है सही, बसव राजू को जो आदर्श मानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 258 प्रकरण चिन्हांकित छत्तीसगढ़ में उसके विरुद्ध है, हजारों लोगों के प्राण लेने वाला यह व्यक्ति है, उसको कोई अपना आदर्श मानता है तो उसकी तो जांच करनी पड़ेगी, उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। शांति वार्ता के संदर्भ में भी मैंने प्रश्न आया है, सौरभ जी ने किया है, और वो यही है कि शांति वार्ता के संदर्भ में हमें बहुत स्पष्टता से मैंने कहा है कि वो लोग जो बस्तर की पीड़ा में कभी खड़े नहीं हुए, उनसे कोई शांति वार्ता की बात नहीं की जा सकती, परंतु हाँ वो लोग जो स्वयं माओवादी हैं वो बात करना चाहते हैं तो उनसे बात की जा सकती। बस्तर में पर्यटन जो ईशान जी ने कहा है, तो बस्तर में पर्यटन तो बहुत ही बड़ी संभावना इस बात की है। बस्तर इतना सुंदर है कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि अगले जन्म में मुझे ईश्वर आप बस्तर में ही पैदा कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस्तर बहुत खूबसूरत है, बस्तर बहुत सुंदर है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और ये पूरी संभावनाओं को भविष्य में तलाशा ही जाएगा। एक बार शांति होगी तो वो तो स्वयं आगे बढ़ने वाला विषय है। विशेष रूप से यह है कि बस्तर के खाद्य पदार्थों में शुद्धता बहुत है, और उस शुद्धता के लिए बस्तर जाना जाएगा। आगामी 40-50 वर्षों तक बस्तर ब्रांड चलेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बस्तर के लघु वनोपज जितने हैं, उन लघु वनोपजों के जितने भी प्रकार हो सकते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए IIT भिलाई से हम लोगों ने अनुबंध किया हुआ है, हम लोग अनुबंध करने वाले हैं कि उसके प्रोसीजर के डेवलपमेंट के लिए और उसके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, उसके मशीनरी डेवलपमेंट के लिए वो हमको असिस्ट करेंगे। बस्तर के गांव-गांव से लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था की जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि एक मसला बहुत अच्छा आया है कि युवा इसमें कैसे भागीदारी कर सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा बड़ा आग्रह है आपसे इस विषय पर। हर व्यक्ति के पास वह सौभाग्य नहीं होता कि वह सीमा पर खड़े होकर दुश्मनों पर गोली चला सके और देश के लिए अपना सहयोग, अपना ये प्रदान कर सके, अपनी कोशिश प्रदान कर सके। बलिदान भी बहुत से लोग साथी होते हैं वो हो सके, सबके पास ये अवसर नहीं होता, लेकिन सबको यही करने की आवश्यकता भी नहीं होती। जितने ये कर रहे हैं, जितने हमारे जवान हैं जो आज बड़े ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनसे तो आप हाथ मिलाओ तो करंट लगता है हाथ में। तो उन जवानों के साथ साथ
हम जो कर सकते हैं वो ये है कि माओवाद का विद्रूप चेहरा जो है उसको हमको स्पष्ट करना चाहिए। हमको बाबा नागार्जुन की इस कविता को जरूर फॉलो करना चाहिए। मैं एक बार फिर कहता हूं आपको कि आओ इसे जिंदा ही कब्र में गाड़ दें, लहू की सिंचाई है, अमन की खेती है, लेनिन की लाश जम्हाई नहीं लेती है, सपने इंकलाब के यहां वहां भर गया, वो माओ कहां गया, वो माओ मर गया। यह माओ कौन है? बेगाना है यह माओ, आओ इसको नफरत की थूकों से नहलाओ, आओ इसके खूनी दांत उखाड़ दें, आओ इसे जिंदा ही कब्र में गाड़ दें। इसको फॉलो जरूर करना चाहिए। इस आधार पर सोशल मीडिया की बड़ी ताकत आज हर एक नौजवान के हाथ में है। आप जरूर इस दिशा में आगे बढ़े, सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारे ही विषयों को सबके बीच स्पष्ट करें। माओ की चर्चा हमारे प्रदेश में इसलिए हो रहा है क्योंकि माओवाद से लड़ाई आज प्रदेश की जनता कर रही है। माओवाद से लड़ाई आज बस्तर की जनता कर रही है। बस्तर की जनता पीड़ित है माओवाद से, इसलिए हम लोग माओ की चर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको हमको समूल नष्ट करना है। इसके व्यक्ति ही नहीं, इस विचार को भी अपने समाज से दूर करना है, और ये कोई और नहीं कर सकता, ये नौजवान साथी ही कर सकते हैं। भरत पटेल जी कह रहे हैं आदिवासियों के पास मूलभूत सुविधा के संदर्भ में, तो मैं एक बहुत स्पष्टता से इस बात को कहना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान देंगे। देश को आजाद हुए 70 साल हुए, अन्य देशों को आजाद हुए 100-200 साल 300 साल होते हैं। देश को हमारे आजाद हुए लगभग 70 साल हुए हैं। काफी कोशिशें की गई, काफी चीजें आगे बढ़ी हैं, काफी चीजें नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अभाव किसी एक क्षेत्र में ही है, अभाव अनेक क्षेत्रों में भी संभव है भी कि अनेक क्षेत्रों में अभाव है, वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। तो क्या सब बंदूक उठा लें? क्या बंदूक उठा करके अपने ही लोगों की हत्याएं शुरू कर दें? क्या इस बात की अनुमति दी जा सकती है? नेताओं को आगे आना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा, आगे आकर के अपने क्षेत्र की जनता के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, क्षेत्र की उन्नति के लिए काम करना होगा। मैं आपसे बड़ी स्पष्टता के साथ कहता हूं, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं अगर बस्तर के गांव-गांव तक, तो इसके लिए उत्तरदायी सरकार नहीं है, इसके लिए उत्तरदायी माओवादी है। नियत निलानार एक अच्छी योजना है जिसके अंतर्गत जहां पर भी हमारा कैंप लग रहा है उसके आजू बाजू 4-5 किलोमीटर तक, और जब समय आएगा तो 10 किलोमीटर तक भी उसमें क्षेत्र को लेकर के और उन गांवों में पूरे सुविधाओं को पहुंचाने का काम माननीय विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है। तेजपाल जी कह रहे हैं कि कुछ अर्बन नक्सल भी हैं, कहीं घूम रहे हैं। मैं बहुत स्पष्टता से इस बात को कहना चाहता हूं, बड़ी दृढ़ता से इस बात को कहना चाहता हूं, पूरा चिन्हांकन है, सबका चिन्हांकन, कोई कहां है, क्या कर रहा है, सबका चिन्हांकन है। एक चूक भी उनके ऊपर बड़ी कार्यवाही को वो आमंत्रित करेंगे। मैं स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो अर्बन नक्सल हो, रूरल नक्सल हो, लीगल नक्सल हो, एडमिनिस्ट्रेशन में नक्सल हो, फाइनेंशियली उनका सपोर्ट करने वाले हों, इन सारे ही बेसिस पर पूरी कार्यवाही की जाएगी, की ही जा रही है। एडवोकेट साहब कह रहे हैं शिव शक्ति जी के नक्सलवाद हटने पर कैंप का क्या करेंगे? 400 450 लगभग हमारे कैंप हैं। मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि कैंप में कुछ कैंप जो होंगे वो थाने में तब्दील होंगे, लेकिन अधिकतम जो कैंप होंगे वो वहां पर लघु वनोपजों के प्रसंस्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्र बनेंगे, क्योंकि हमने कैंपों को कनेक्ट करने के लिए रास्ते भी बनाए हैं। कैंप भी हमारे बने हुए हैं। कैंप लगभग 5-5, 7-7 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं, और 7-7 किलोमीटर की दूरी पर अगर बने हैं तो वो सारे ही गांव जो इस परिधि के अंतर्गत होंगे उनका वो प्रसंस्करण, लघु वनोपज संग्रहण प्रसंस्करण का केंद्र सहकारिता के माध्यम से हो सकेगा। सरकार भी नहीं होगी उसमें सहकार होगी। ये अभी तक सोच है हमारी और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, इस पर काम करेंगे। राव साहब कह रहे हैं बच्चों की स्कूल के लिए माओवादियों ने 200 बच्चों की स्कूल बम से उड़ा दिए थे, लेकिन अब ये जरूर है कि नियत निलानार योजना के अंतर्गत और हर एक जो हमारा
सुरक्षा कैंप है, जिसको हम विकास का कैंप कहते हैं, आप उस विकास के कैंप के आसपास एक पूरा प्रेमाइसिस डेवलप करके वहीं आंगनबाड़ी, वहीं प्राथमिक शाला, वहीं पर राशन की दुकान, वहीं पर एक सीएससी सेंटर, ये पूरा डेवलप किया जा रहा है। डेवलप हुआ भी है बहुत स्थानों पर। किसी दिन समय निकाल कर चलें साथ। हरीश जी कह रहे हैं कि जो नक्सली वापस आ गए हैं उनका क्या हो रहा है। तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनी है पूरी। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि लगभग 250 लोगों के, ऐसे लोग जो पुराने समय में नक्सली थे, बंदूक लेकर जंगलों में घूमते रहे, परंतु अभी वो वापस आ गए हैं। वो अभी हमें पुलिस में सहयोग भी कर रहे हैं, पुलिस में है भी, और 5 वर्षों से अधिक हो गया है। ऐसे लगभग 250 लोगों के प्रकरण भी अब हम वापस लेने वाले हैं। ऐसे लोग जो उस विचारधारा को छोड़ करके मुख्य धारा में आते हैं, मुख्य धारा में जुड़ते हैं और मुख्य धारा में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। रिहेबिलिटेशन कैंप्स हैं, 4-5 महीने उनको वहां रहना होता है, और रिहेबिलिटेशन कैंप्स में रहते रहते वो वीटीपी डिक्लेयर है, जो पुनर्वास केंद्र है वो वीटीपी डिक्लेयर है। वो वीटीपी डिक्लेयर है तो वहां पर उनको सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है, टेक्निक, उनको स्किल डेवलपमेंट भी होता है, 10,000 रुपया महीना भी मिलता है। वहां से जब निकलेंगे तो हमको बैंक फाइनेंस भी उनको करवाने की हम लोग प्रक्रिया करेंगे, और वो एक एस्टैब्लिशमेंट उनके जीवन में जरूर आगे बढ़ाएंगे। ललित जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न और भी आया है कि नक्सलवाद की समाप्ति के लिए युवाओं से क्या चाहते हैं। तो संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो नौजवान साथियों से तो यही निवेदन है, यही आग्रह है। आपके हाथ की बड़ी ताकत जो सोशल मीडिया की है, जो आपके वक्तृत्व की बड़ी ताकत है, जो आपके एज ग्रुप, जो बहुत ताकतवर एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप में इस बात की बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये कह करके कि ये इसको खाली करने के बाद सरकार किसी को दे देगी, ये सारे भ्रम खत्म होने चाहिए। आज भी वहां एनएमडीसी काम कर रहा है, आज भी वहां माइनिंग के काम चल रहे हैं, आज भी वहां उद्योग लगे हुए हैं। ये एक सिर्फ शिगुफा है जो फैलाया जा रहा है, एक सिर्फ शिगुफा है। और बस्तर का विकास बस्तर के मॉडल पर होगा। बस्तर में अधिक से अधिक जन सहभागिता उसमें नियोजित करते हुए उसका विकास होना है। ये पूरी व्यवस्था, ये पूरी चिंता सरकार करेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस विषय पर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। और जो कहते हैं कि माओवादियों के कारण जंगल बचा है, माओवादियों ने तो जंगल कटवा कर बेच दिया है। आपसे मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं, एक माओवादी, एक शहरी माओवादी, तो इसमें बहुत हमको स्पष्टता रखनी चाहिए कि अगर अमेजन में जंगल है, अगर साइबेरिया में जंगल है, अगर कैलिफोर्निया में जंगल है, अगर यूरोप में जंगल है, अगर भारत में उत्तराखंड में जंगल है, हिमाचल प्रदेश में जंगल है, केरल में जंगल है, अरे इसी बस्तर में तो 1970 के पहले जितना घना जंगल था, तो क्या माओवादियों के कारण? ये कहाँ का भ्रम है भाई? तो ये दोनों ही, तीनों जो विषय हैं, ये विषय युवाओं के माध्यम से चले, ऐसा निवेदन है। बस्तर, राजेश जी कह रहे हैं कि बस्तर में कहां कहां तक जा सकते हैं। तो आप बस्तर के सीमा प्रांतों में लगभग थोड़े से एरिया को ही छोड़कर, जो पूरे बस्तर संभाग के जियोग्राफिकल एरिया का मैं सोचता हूं कि 20% होगा, 15% होगा, उतने को छोड़कर आप सब जगह जा सकते हैं, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। बस्तर फाइटर मतलब इसमें बस्तर में भी विशेष भर्ती अभियान अभी हम शुरू करने वाले हैं। हालांकि विशेष भर्ती अभियान सिर्फ बस्तर में होगा, बस्तर के जिलों में होगा, आज सभी लगे सकेंगे। उसमें शायद संभवतः इस तरह का निर्णय आने वाला है कि जिसमें हल्बी और गोंडी आने जिनको आता है वो लोग सब वो बोल सकते हैं, वो लोग सब इसमें भाग ले पाएंगे। तो अभी शीघ्र ही होने वाला है ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये बहुत शीघ्र होने वाली है। लोकेश जी पूछ रहे हैं, ये बहुत जल्दी होने वाला है। और है कुछ है? अच्छा, ये विस्थापित कह रहे हैं। हाँ हाँ, हेमंत जी की भी चिंता है, जो बस्तर के लोग विस्थापित हो गए हैं, उनके लिए क्या करेंगे।
तो जो विस्थापित हमारे प्रदेश के अंदर हैं उनको तो अपने गांव तक वापस जाने के लिए हम व्यवस्था खड़ी करेंगे। प्रदेश के बाहर के विस्थापितों की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसको अभी तुरंत में ही कुछ कहना नहीं है। उनका मनोभाव क्या है, सोशल एक्टिविटी कैसी है, वो सोशली कितने सेट वहां पर हुए हैं, नहीं हुए हैं, रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, इसका निर्णय उनके बीच बैठकर करना होगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बंदूक के दम पर निर्णय नहीं हुआ करते हैं। लोकतंत्र में गणतंत्र है, ये गणतंत्र नहीं है, और इसलिए निर्णय भी चर्चा के आधार पर ही होते हैं। तो ये सारी चीजें बाद में ही की जाएंगी। देवांश जी का कहना है कि माओवादी जनता को मारते क्यों हैं, वही आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी कोई मांग होगी तो आप एक आंदोलन करते हैं। अगर मांग मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं मानी जाती है, सुनवाई नहीं होता है, तो सरकारों को सुनाने के लिए, प्रशासन को सुनाने के लिए, चाहे स्कूल का प्रशासन हो, कॉलेज का प्रशासन हो, नगरीय प्रशासन हो, पंचायतों के प्रशासन हो, स्थानीय जिला प्रशासन हो, जो भी हो, सुनाने के लिए आप एक अभियान करते हैं, एक आंदोलन करते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन किसी भी अभियान, किसी भी आंदोलन को दमन कर देना, खत्म कर देना, ऐसे दमन नहीं भाई, उसको लोगों को ही मौत के घाट उतार देना, ये माओवादी प्रक्रिया है। माओवादियों ने बस्तर के पूरे क्षेत्र को कब्जे में करके वहां के स्थानीय लोगों को लगभग गुलाम बना लिया था। उनके गांव गांव तक अब उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इनकी कोई मांग नहीं है, ये बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, और जो ये सरकार बनाना चाहते हैं बंदूक की नली से, उसी के कारण ये लोगों को मारते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, भय पैदा करना चाहते हैं, दहशत पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं। डरे हुए भी लोग थे। अब माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सब ठीक हो रहा है। ये नक्सलवाद के संदर्भ में कह रहे हैं, घर के सामने ट्रैक्टर खड़ा हो तो सालाना 5,000 रुपया देना पड़ता है, टू व्हीलर खड़ा हो तो 2,000 रुपया, 1,000 रुपया देना पड़ता है। घर वालों से मुर्गी ले जाते हैं, घर वालों से चावल ले जाते हैं, और मुर्गी, चावल, ट्रैक्टर, टू व्हीलर छोड़ दो भैया। कितने ऐसे परिवारों से मैं मिल चुका हूं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका वीडियो वायरल है, जिनके घर वालों में बच्चे ले जाते हैं, ये हमको एक लड़का एक लड़की जरूर एक घर से चाहिए, ये कह करके, दबाव करके अपने साथ ले जाते हैं, जिसका कोई भाव, कोई मन नहीं होता। उनको भी जाना होता है, नहीं तो मारे जाते हैं। जवानों को तो साधुवाद है ही है। बसवराजू के एनकाउंटर के लिए लोगों ने बहुत काम किया है। एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, कहीं कोई भ्रम एक तरफ से और फैलाया जा रहा है कि जो डीआरजी हमारा फोर्स है छत्तीसगढ़ का, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो फोर्स है हमारे छत्तीसगढ़ के जवानों का, उसमें माओवादी ही हैं सारे, पुराने सरेंडर। एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। 10-15% है उसमें जो सामान्यतः जिन्होंने सरेंडर किया, एग्जाम वगैरह करके या उसको पास करके पुलिस में भर्ती होगा, वो 10-15% है। बाकी सारे फ्रेश लोग हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं की टीम, उसको कोई ये ना कहे कि ये सरेंडर्ड माओवादियों की टीम है, बिल्कुल गलत है वो बात। तो बड़ी स्पष्टता है, उन्होंने गजब शौर्य, गजब मेहनत कर पराक्रम किया है। युवाओं के भुजाओं की, जवानों के भुजाओं की ताकत पर ही ये सब कुछ संभव हो रहा है। जवानों से हाथ मिलाएंगे, करंट लगता है। अंकित जी कह रहे हैं कि चुनाव पूर्व कहे हुए काम को पूरा कर रहे हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं अंकित जी आपका। भाजपा की सरकारें ऐसी ही हैं, कम से कम देश, समाज और सामाजिक सुरक्षा के विषय पर हम लोग पूरी ही ताकत से काम करते हैं, चाहे वो भाजपा की कहीं की भी सरकार हो। बहुत बहुत आभार आपका। तो
काफी समय हो गया है, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। मैं आपसे निवेदन ये करता हूं, बस्तर के युवाओं को अन्य क्षेत्रों में दौरा करना चाहिए। तो हमारी एक योजना चल रही है, लेओ रोयाना युवा आमंत्रण, जिसके अंतर्गत बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र के युवाओं को लेकर के रायपुर तक आते हैं। 2-3 दिन का वो पूरा प्रोग्राम होता है। यहाँ सब कुछ वो देखते हैं, सुनते हैं, सभी से मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, मंत्रीगणों से मिलते हैं, यहाँ एयरपोर्ट भी जाते हैं, वहां पर रेलवे स्टेशन जाते हैं, सबसे मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में ही उनसे मिल करके हमको भी ये समझ में आता है कि 30-30 साल के बच्चे वहां पर टीवी नहीं देखे होते, ये स्थिति वहां पर होती। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। ये लेओ रोयना के माध्यम से किया जा रहा है। बस्तर के पीड़ित जितने हैं, केंजा नक्सली मनवा माटा, इसके अंतर्गत उनके माध्यम से भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। वो भी अपनी बात रख रहे हैं। तो अभी तक शिव जी का जो कहना है, हम लोग अभी रायपुर तक तो आते हैं। अगर और उत्तरी भाग में आपकी मांग है तो बस्तर के युवाओं को इस बार आगे कबीरधाम जिला की बात आपने कही, तो कबीरधाम जिले में भी लेकर के जरूर आएंगे, इसमें इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बस्तर के में टूरिज्म फोकस हो ही रहा है। ये देखिए, ये कह देना कि कह रहे कि बंदूकधारी नक्सलियों को खत्म करने से ज्यादा उससे आवश्यक है विचारधारा खत्म। विचारधारा खत्म ऐसे थोड़े हो जाएगा, और विचारधारा कैसे खत्म होगा? इसीलिए तो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि युवा जो है वही विचारधाराओं को खत्म कर सकते हैं। विचारधारा को कोई और ताकत नहीं है दुनिया में जो खत्म कर सके, वो नौजवान ही है जो विचारधाराओं को खत्म कर सकते हैं। बंदूकधारियों से तो स्पष्ट आग्रह है, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती। बहुत स्पष्टता के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि पुनर्वास करें। जितने नक्सली हैं, जितने माओवादी संगठन के लोग हैं, वो पुनर्वास करें। पुनर्वास की बहुत अच्छी नीति भी बनकर तैयार है। लेकिन कोई बंदूक रखकर जंगल में घूमेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, हत्याएं करेगा, तो उसको तो रोकना पड़ता है ना। अभी आखिरी करो भाई, समाप्त करो। इल्वत पंचायत एक अच्छी योजना है, जितेंद्र जी कह रहे हैं। तो इल्वत पंचायत के संदर्भ में मैं आपसे बहुत ध्यानपूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे ग्राम पंचायत जो नक्सलवाद संगठन में अपने ग्राम पंचायतों में जो सक्रिय लोग हैं, उनको लेकर के, उनको अपने साथ लेकर के, उनको समझा करके मुख्य धारा में लाते हैं, और फिर ये प्रस्ताव करते हैं ग्राम पंचायत में कि हमारा ग्राम पंचायत माओवाद सदस्य मुक्त हुआ, माओवाद संगठन मुक्त हुआ। तो ऐसे ग्राम पंचायतों को तुरंत ही 1 करोड़ का कार्य स्वीकृत किया जाता है। और ये इस दिशा में पहला एक गांव जो बड़े सेट्टी करके है सुकमा जिले का, वो हो भी गया है। और दूसरा एक गांव और हो गया है जो केरला पेद्दा है। ये गांव सुकमा ही जिले का और हो गया है। आने वाले समय में बहुत से गांव ऐसे होंगे ग्राम पंचायत जो स्वयं अपने ऊपर भार लेकर के और इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और वहां पर माओवाद संगठन से मुक्त ग्राम पंचायत अपना बनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का, और वो हो भी रहा है। नियत नेलानार भी बहुत अच्छी योजना है, जिसके अंतर्गत हर एक कैंप के आसपास 5 किलोमीटर तक अब तक लिया हुआ ये है। वो पूरे योजनाओं को वहां पर दृढ़तापूर्वक सम्मिलित करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। राजेश जी और सोनी जी कह रहे हैं झीरम घाटी जा रहे हैं, पुअर्ती जा रहे हैं। तो मैं वहां जा रहा हूं तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के डीआरजी, सीआरपीएफ, बस्तर फाइटर्स, हमारे आईटीबीपी, ये सारे जवान जो वहां उपलब्ध हैं भैया, उनकी भुजाओं की ताकत पर ही यह सब कुछ संभव होता है। मैं वहां जा रहा हूं, कुछ परेशानियां होती भी हैं, होने की संभावनाएं भी होती हैं, परंतु ये है कि जवान है तो पूर्ण विश्वास होता है, उसमें कोई बात नहीं है। और आप राजेश जी कभी चलना चाहें तो जरूर बताएं मुझे, अपन साथ चलेंगे। तो काफी समय हो गया, मैं सोचता हूं कि और कोई प्रश्न होगा तो आप इसमें रखिएगा, और मैं उस पर जरूर आपके समक्ष आकर के बात करूंगा। अभी मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नौजवानों को जरूर आगे आना चाहिए,
कुछ भ्रम है, उन भ्रमों को लोगों के बीच से दूर करना चाहिए। और उन भ्रमों में सर्वप्रथम भ्रम यह है कि नक्सलियों के कारण जंगल बचा है, इस भ्रम को दूर करना चाहिए। मैंने बहुत स्पष्टता के साथ इसका जवाब दिया है। कुछ भ्रमों में भ्रम यह भी है कि जैसे ही वहां से ये हटेंगे, नक्सली हटेंगे, बस्तर को किसी को दे दिया जाएगा, यह भी बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को भी दूर किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही वहां पर एक भ्रम और भी लोगों के बीच फैलाया जा रहा है कि डीआरजी जो है वो नक्सलियों का कोई सरेंडर समूह है, उसके माध्यम, बिल्कुल गलत बात है। डीआरजी बस्तर के नौजवानों का ग्रुप है और बस्तर के नौजवान, बस्तर की जनता लाल आतंक से मुक्ति चाहते हैं और इसलिए वो काम कर रहे हैं। बाबा नागार्जुन मुझे बड़े अच्छे कवि, मैं उनको मानता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और उनकी ही ये कविता, पहले उन्होंने माओ के संदर्भ में कुछ और कविताएं लिखी, लेकिन जब स्पष्टता हो गई उनको कि माओ ने क्या कहा था, माओ का क्या काम था, तो उन्होंने फिर से माओ के संदर्भ में कविता लिखी। मैं उसको अंतिम में आपको दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि आओ इसे जिंदा ही कब्र में गाड़ दें, आओ इसे जिंदा ही कब्र में गाड़ दें। लहू की सिंचाई है, अमन की खेती है, लेनिन की लाश जम्हाई नहीं लेती है। सब